नमस्कार दोस्तों, आज हमें समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है, इस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र अनेक जो समाज विज्ञान हैं उनके साथ में एक विशिष्ट प्रकार का संबंध रखता है। कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, कुछ उनमें समानताएं देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे की पूरक भी हो सकते हैं। इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र वो एक दूसरे से वैसे तो घनिष्ठ संबंध रखते हैं, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है वो मुख्यतः आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। एक मनुष्य जो व्यक्ति है जब मार्केट में जाता है तो एक जो विक्रेता है उस विक्रेता से वह किस प्रकार की वार्तालाप करेगा, मोल भाव उसके द्वारा किया जाता है। अर्थात वह कोशिश ये करता है कि उसके द्वारा कम से कम धन प्रदान किया जाए और अधिक से अधिक वस्तु वहां से प्रदान किया जाए। इस प्रकार का आर्थिक व्यवहार है वो व्यवहार व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वह वस्तुओं के एक उत्पादन, वितरण, उपभोग और विलय का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र है मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें हम किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन करते हैं। किसान है वस्तु का उत्पादन करता है, किस प्रकार से उसको तैयार करता है, किस प्रकार से वितरित करता है, किस प्रकार से उसको काम में लेता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको एक्सचेंज भी किया जाता है। तो अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। साथ में समाजशास्त्र को यदि हम देखें तो समाजशास्त्र है वो मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है, सामाजिक गतिविधियों एवं सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। इसमें व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में क्रिया करेगा। समाजशास्त्र में हम मुख्यतः परंपरा का अध्ययन करते हैं, हम रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं, हम रूढ़ियों का अध्ययन करते हैं, संस्था, संस्कृति, सामाजिक संबंधों का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, सामाजिक क्रिया का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक संरचनाओं, इन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि दोनों देखिए असमानताएं हैं। एक तो कि केवल मात्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और दूसरा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। लेकिन दोनों को अगर हम सही रूप में देखें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जहां पर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। जैसे यदि हम नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण अर्थशास्त्र का विषय भी है और समाजशास्त्र का विषय भी है। यदि हम श्रम विभाजन की बात करें तो श्रम विभाजन केवल मात्र समाजशास्त्र का विषय नहीं है, केवल मात्र अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, दोनों ही विज्ञानों में उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, समाज कल्याण से संबंधित बात करते हैं और सामाजिक संरचनाओं की इसके संदर्भ में बातचीत करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं उन चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों मिलकर करते हैं। समाजशास्त्र एक विस्तृत एक वृक्ष की भांति है, एक बड़ा पेड़ है, जबकि अर्थशास्त्र जो है वो इसकी एक छोटी सी ब्रांच है। इस प्रकार दोनों जो विज्ञान है समाज विज्ञान वो एक दूसरे के पूरक भी माने जा सकते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग अध्ययन करते हैं, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं दोनों में एक पूरकता नजर देखने को मिलती है कि एक के बिना दूसरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। दूसरा है राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र। वैसे तो अगर इन सब को देखें तो बिना समाजशास्त्र के कुछ भी नहीं है। राजनीति शास्त्र में मुख्यतः हमें राज्य जो है उस राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य से जुड़ी हुई सत्ता है, उसकी शक्ति है,
कानून है, प्रशासन है, राजनीतिक संबंध है, राजनीतिक क्रियाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। समाजशास्त्र जो है, उस समाजशास्त्र में हम समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। उन सभी पक्षों में, चाहे वो उस जाति को हम लोग ले लें, चाहे वर्ग को ले लें, चाहे इसमें समूह को हम ले लें, सामाजिक संस्थाओं को ले लें, विवाह को ले लें, परिवार, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र अपने आप में एक संपूर्णता है और राजनीति शास्त्र उसका एक छोटा सा भाग है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि आज एक विषय है वो राजनीतिक समाजशास्त्र के रूप में भी चलता है, राजनीतिक समाजशास्त्र। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में हम राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र इन दोनों को मिलाकर उनके तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, लेकिन अगर हम अंत में एक निर्भरता की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र या अगर हम मानव शास्त्र की बात करें तो सामाजिक मानव शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। आदिम पुरातन समाज, छोटे सरल समाज, जिन समाजों का अध्ययन है वो अध्ययन हम सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आदि मानव की हम आर्थिकी का उसमें अध्ययन करते हैं, परिवार का अध्ययन करते हैं, नातेदारी प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं, कलाओं का अध्ययन करते हैं, सरल और छोटे समाजों का अध्ययन करते हैं। हम उनकी उनसे संधारणात्मक आर्थिकी का अध्ययन करते हैं, जिसमें वो जनजातीय समाज या वो छोटा सरल समाज या वो समाज जो उसमें था उसके द्वारा उसे दिन विशेष में जो कमाया जाता या कुछ समय विशेष में जो कमाया जाता उसको उसी दिन उनके द्वारा खर्च कर लिया जाता। तो हम सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं, हमारे पुरातन समाजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन करता है। इसमें इन जटिल समाजों में विवाह, परिवार, विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि ऐसे अनेकों बिंदुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर हम वर्तमान समाजशास्त्र को समझना चाहते हैं, अगर दोनों में हम निर्भरता देखें तो देखिए वर्तमान समाजशास्त्र को यदि हम समझना चाहें तो हमें निश्चित रूप से सामाजिक मानव शास्त्र को समझना पड़ेगा। हम ये कहेंगे हमारी आर्थिकी आज इस प्रकार की है तो हमें उस आदि मानव के उस हमारे पुरातन समाज की जो है आर्थिकी को भी समझना पड़ेगा। हम वर्तमान के विवाह और परिवार की बात करते हैं तो हमें अपने उस पुरातन विवाह और परिवार की भी बात हमें समझनी पड़ेगी, उसको भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा, जो कि सामाजिक मानव शास्त्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो सामाजिक मानव शास्त्र जो नाम है, सामाजिक मानव शास्त्र वो नाम ही एक दूसरे की निर्भरता का जो है प्रतीक है, उजागर करता है कि वर्तमान को समझने के लिए हमें अपने जो है वो पुरातन को समझना पड़ेगा, और वर्तमान को समाज के माध्यम से समझते हैं तो पुरातन व्यवस्था, पुरातन सामाजिक व्यवस्था को हमें सामाजिक मानव शास्त्र के माध्यम से समझना पड़ेगा। इसके अलावा इतिहास एवं समाजशास्त्र। इतिहास भूतकाल की जो विशिष्ट घटनाएं हैं, उन विशिष्ट घटनाओं, उनके मध्य कार्य कारण संबंध, उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का कार्य करता है। पहले किस प्रकार की क्या घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में आलेखित करने का कार्य तथा उसका अध्ययन करने का कार्य हम इतिहास के माध्यम से देखते हैं। हम यदि आज अपनी उन पुराने जो बड़े बड़े जो गढ़ वगैरह हैं या पुराने जो अपने को एक अपने जो पुरातत्व के माध्यम से कुछ जो वस्तुएं अपने को देखने को मिल रही है तो हम उसका अध्ययन इतिहास के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसी समय के समाज को समझने के लिए, ठीक है, ये उस भौतिक ढांचे को या उस व्यवस्था को बताता है, लेकिन उस समाज को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं,
का जो अध्ययन है वो अध्ययन हम समाज इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और समाजशास्त्र जो है वो अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान का विश्लेषण करता है और ऐतिहासिक सामग्री से वर्तमान को समझने का प्रयत्न करता है। यानी कि हम यदि वर्तमान को समझना चाहते हैं तो हमें ऐतिहासिक घटनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों ही ज्ञान है वो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र है उसको हम विस्तृत रूप में मानते हैं, उसको एक जो बड़े पेड़ के रूप में मानते हैं, और हिस्ट्री है वो इसका छोटा सा एक पार्ट हो सकता है। इसके अलावा मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र भी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मनोविज्ञान जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हमें मानव के जो मस्तिष्क है उसका अध्ययन करना होता है, या इसके माध्यम से इस मस्तिष्क को समझा जाता है, मानसिक क्रियाओं को समझा जाता है। यह है व्यक्ति की मनोस्थिति को जानने का प्रयत्न करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व जो कि उसके अंदर वो संवेग, भावनाएं, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, सीख आदि जो उसमें जागृत होती है, उन सब का अध्ययन हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। व्यक्ति समाज से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसकी जो सीख है, जैसे समाजीकरण है, समाजीकरण व्यक्ति का समाज में होता है, लेकिन होता मनोविज्ञान के माध्यम से ही है, क्योंकि व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के माध्यम से सामाजिक घटनाओं को आत्मसात करता है, कुछ समय पश्चात अपने आप को जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी के अनुसार ढालने तथा जो प्रतिक्रिया करने का कार्य करेगा। मनोविज्ञान है, इस प्रकार मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जो है मस्तिष्क और उसकी मानसिक क्रियाओं या फिर मनोस्थिति को जानने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, कौन सी घटना किस रूप में घटित हुई है, एक व्यक्ति है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से क्रियाएं करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतः क्रिया का अध्ययन किया जाता है, और संपूर्ण जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन एक चीज देखिए कि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, दोनों में एक दूसरे में जो दोनों विषय हैं वो कहीं पर जाकर एक भी होते हैं। जैसे अगर भीड़ है, भीड़ कौन से विषय की विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की भी है और समाजशास्त्र की भी है। यहाँ पर मनोविज्ञान की इस रूप में है कि मानसिक रूप से वो एकत्रित होते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, या स्वतः है उनमें इस प्रकार की भावना जागृत होती है कि वहां पर जाके वो इकट्ठे हो। तो ये चीज मानसिक आधार पर, यानी कि वहां पर जाकर इकट्ठे होना, तो भीड़ और सोशल रिलेशन के संदर्भ में कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या पता अपना कोई व्यक्ति हो, तो ये घटना जो है वो समाजशास्त्र से संबंधित है। तो भीड़ एक इस प्रकार का तत्व है या इस प्रकार की विषय वस्तु है जिसका संबंध मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से है। समूह है, समूह का संबंध भी इसी है। गतिकी, जनमत, प्रचार आदि सामाजिक मनोविज्ञान की अध्ययन की विषय वस्तु है। दोनों को हमें एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि केवल मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है या मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, दोनों की ही वो विषय वस्तु के रूप में देखी जा सकती है। तो मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान इतना मान सकते हैं कि समाजशास्त्र का एक छोटा सा भाग है, वो एक छोटी सी एक शाखा है समाजशास्त्र की। तो इस प्रकार समाजशास्त्र जो है अनेक अन्य समाज विज्ञानों के साथ में घनिष्ठ संबंध रखता है। और अंत में एक बात निश्चित रूप से निकल कर आती है कि सभी विषयों की अपनी अपनी विषय वस्तु है, लेकिन उसके पश्चात भी ये सभी कहीं न कहीं जाकर एक होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अपना कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है।